आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भाषा विज्ञान के ऊपर और बहुत रोचक क्लास होगी जिसमें हम एक छोटी सी कहानी भी समझेंगे कि भाषा विज्ञान का नाम, इसके पहले क्या क्या नाम था दुनिया के अलग अलग देशों में, और कैसे ये अंत में आके लिंग्विस्टिक्स, जिसे कि अंग्रेजी में हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं और हिंदी में भाषा विज्ञान कहते हैं, ये कैसे रुका, क्या क्या पहले इसके नाम लिए जाते थे, फिर कैसे कैसे इसमें बदलाव हुआ। इसके नाम के बारे में एक संक्षिप्त इतिहास या एक छोटी सी एक रोचक कहानी समझ लीजिए, उसे हम समझेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि भाषा विज्ञान दरअसल किसे कहते हैं, कैसे भाषा विज्ञान को परिभाषित किया जाएगा। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं या भाषाविद हैं उनकी परिभाषाओं को भी हम देखने समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक और रोचक बातचीत हम करेंगे कि भाषा को क्या विज्ञान कहना उचित है, कैसे हम भाषा को विज्ञान कहेंगे, या विज्ञान के जो कैरेक्टर्स हैं, विज्ञान की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भाषा अपने भीतर किस हद तक शामिल कर लेती है। ठीक है, तो इस पे हम बहुत शानदार चर्चा करेंगे कि जैसे राजनीति विज्ञान है, मानविकी है, अर्थ विज्ञान है, तो उस कैटेगरी में क्या ये भाषा विज्ञान आता है या क्या उससे एक अलग उच्च कोटि का दर्जा इसे विज्ञान की श्रेणी में दिया जा सकता है। हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा विज्ञान की परिभाषा पे आने से पहले इसके नामकरण को लेकर के, इसके नाम को लेकर के जो पूरी दुनिया भर में सदियों से जो बातचीत होती आई है उसका एक बहुत संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो भाषा विज्ञान के लिए सबसे आरंभ में जो नाम प्रचलित हुआ पूरी दुनिया में, वो नाम था कंपैरेटिव ग्रामर। क्या नाम था? कंपैरेटिव ग्रामर। ठीक है, कंपैरेटिव ग्रामर नाम के पीछे का इतिहास या कहानी यह है कि पहले भाषा विज्ञान को और ग्रामर को, यानी कि व्याकरण को, एक ही समझा जाता था। ठीक है, मान लिया जाता था कि जो व्याकरण है, यानी कि किसी भाषा से संबंधित जो नियम है, जो कानून है, जो भाषा पे लागू होते हैं, वही भाषा विज्ञान है, ऐसा मान लिया जाता था। हालांकि अब आप देखेंगे तो भाषा विज्ञान में जो व्याकरण है वह निश्चित रूप से नियमों की बात करता है, लेकिन विज्ञान में हम भाषा की संरचना और उससे जुड़े हुए बहुत सारे वैज्ञानिक पक्षों का भी विश्लेषण और विवेचन करते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये नाम कुछ समय तक चला और फिर आगे बहुत हद तक ये प्रचलित नहीं हुआ। 19वीं सदी में एक दूसरा नाम आया और उसका नाम था कंपैरेटिव फिलॉलॉजी। क्या नाम था? कंपैरेटिव फिलॉलॉजी। ठीक है, कंपैरेटिव फिलॉलॉजी जो नाम दिया गया, यह भाषाओं की तुलना के आधार पर यह नाम दिया गया कि दो अलग अलग भाषाएं या चार अलग अलग भाषाएं, उन भाषाओं की जो संरचना है, उनके बाह्य और आंतरिक जो पक्ष हैं, उन पक्षों की तुलना करते हुए एक नाम दे दिया गया कंपैरेटिव फिलॉलॉजी। ठीक है, पर यह नाम भी बहुत दूर तक नहीं चला, इस नाम की भी यात्रा बहुत लंबी नहीं रही। सन 1817 में एक भाषा वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था डेविस। तो भाषा विज्ञान से मिलते जुलते अर्थ को लेते हुए डेविस ने एक नाम दिया, उन्होंने नाम रखा ग्लासोलॉजी। कहीं कहीं ग्लासालॉजी भी मिलता है, तो पूरा नाम इसका है ग्लासोलॉजी, मतलब सही उच्चारण जो है ग्लासोलॉजी नाम दिया डेविड ने। 19वीं सदी के पहले 3 चरणों में ये डेविस ने जो नाम दिया था ग्लासोलॉजी, यह नाम 19वीं सदी के पहले 3 चरणों में बहुत प्रचलित हुआ, खूब चला यह नाम। ठीक है, लेकिन बाद में यह नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं चला। मतलब एक तरह से आप समझिए कि भाषा विज्ञान के नामकरण को लेकर के कितनी सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ग्लासोलॉजी नाम भी बहुत देर तक नहीं चला। फिर ये देखने में आया कि कई देशों ने, दुनिया के बहुत सारे देशों ने, क्योंकि अब भाषाएं तो हर जगह बोली जाती हैं और भाषा पे विचार विमर्श, चिंतन, उसकी संरचना के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, उससे जुड़े हुए तमाम सारे पक्षों पे वर्णन विश्लेषण, ये सब चलता रहता है। तो दुनिया के कई देशों ने भाषा विज्ञान के लिए एक नाम दिया फिलॉलॉजी। ठीक है, अभी जो पहले था कंपैरेटिव फिलॉलॉजी, ठीक है ना, कंपैरेटिव फिलॉलॉजी 19वीं सदी में प्रचलित हुआ, लेकिन अब यहाँ से कंपैरेटिव हटा लिया गया, एक नाम आया फिलॉलॉजी। दुनिया के कई देशों में यह नाम प्रचलित रहा, यहाँ हालांकि भारत में भी प्राचीन पीढ़ियों में या प्राचीन समय में भाषा विज्ञान के लिए फिलॉलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये जो फिलॉलॉजी है यह मूलतः यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन शब्द है? फिलोस, ठीक है, PHILOS, फिलोस,
इसका अर्थ होता है प्यार या प्रेमी। फिलॉस का अर्थ होता है प्यार या प्रेमी। और दूसरा जो शब्द है फिलोलॉजी जिससे बनता है वह है लोगोस, LOGOS, ठीक है ना। और लोगस का अर्थ होता है बातचीत करना, ठीक है, बातचीत, शब्द या भाषा, यह अर्थ होता है लोगोस का, ठीक है। तो आप देखें कि अंग्रेजी में जो फिलोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग 1836 में देखने को मिलता है। 1836 में ये जो फिलोलॉजी, जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों में ये नाम प्रचलित हुआ, 1836 में अंग्रेजी में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। और उस समय अंग्रेजी में फिलोलॉजी का जो अर्थ लिया जाता था वो अर्थ लिया जाता था, ठीक है, कि व्याकरण, आलोचना और साहित्य का प्रेम, ठीक है, व्याकरण, आलोचना, साहित्य और ज्ञान का प्रेम। अब आपने देखा होगा फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और लोगोस का अर्थ होता है बातचीत। तो अंग्रेजी में जो अर्थ लिया गया वो अर्थ था कि व्याकरण के लिए, ठीक है ना, आलोचना के लिए, साहित्य के लिए और ज्ञान के लिए जो प्रेम है उसे कहा गया कि इसे हम फिलोलॉजी कहेंगे या इसे फिलोलॉजी माना गया। लेकिन बाद में इसका अर्थ थोड़ा विकसित हुआ, इसको थोड़ा रूपांतरित किया गया और इसका अर्थ रखा गया, या इसका विशेष अर्थ जो निकाला गया वो था वह ज्ञान जो ग्रीक और लैटिन आदि क्लासिक भाषाओं को समझाने में सहायता करे। वह ज्ञान जो ग्रीन और लैटिन भाषा के जो क्लासिक हैं, जो महानतम रचनाएं हैं, उनको समझाने में सहायता करे, ये अर्थ निकाला गया किसका? फिलोलॉजी का। आई बात समझ में। और आगे चलकर अंग्रेजी में भाषा विज्ञान के लिए एक और टर्म का इस्तेमाल हुआ, वह टर्म था साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्या टर्म था? साइंस ऑफ लैंग्वेज। साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा गया, लेकिन चूंकि यह नाम एक फ्रेज जैसा है, यह नाम बहुत बड़ा है, यह नाम जैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। साइंस ऑफ लैंग्वेज बोलने से ये नाम बड़ा लगता है और फ्रेज जैसे लगता है, तो यह नाम बहुत बड़ा होने के कारण चल नहीं पाया, ठीक है, अधिक प्रचलित नहीं हो पाया। और बाद में जो सर्वस्वीकृत नाम आया भाषा विज्ञान के लिए वह नाम था लिंग्विस्टिक्स। आगे चलकर यह एक शब्द जो आया भाषा विज्ञान के लिए, जो नाम आया वह नाम था लिंग्विस्टिक्स। अब लिंग्विस्टिक्स की भी अपनी कहानी है, ठीक है, कि ये लिंग्विस्टिक्स कैसे बना। ठीक है, ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसका, इस शब्द का आधार लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है, और लैटिन भाषा का शब्द है लिंगुआ, LINGUA। लिंगुआ का अर्थ होता है जीव, जीव या जिह्वा। तो लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से ये लिंग्विस्टिक्स बना, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स शब्द प्रचलन में आया। और देखिए जीव, लिंगुआ मतलब होता है क्या? जीव। अब भाषा का पूरा संबंध यही मुख से है, उच्चारण से है, बोलने से है। तो लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से ये लिंग्विस्टिक्स बना। और लिंग्विस्टिक्स जो अंग्रेजी में आया वो भी फ्रांसीसी शब्द से आया, ठीक है। उसके बाद लिंगुआ से फ्रांसीसी भाषा में एक शब्द आया, ठीक है, लिंग्विस्टिक। तो ये जो लिंग्विस्टिक है इसमें QUE लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब फ्रेंच में इसका ठीक ठीक क्या उच्चारण करते होंगे ये तो अब मुझे नहीं पता है, कुछ करते होंगे, ठीक है ना। लेकिन लिंग्विस्टिक्स को फ्रेंच में बाकी सब ठीक रहा, अंत में QUE लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो फ्रांस में ये शब्द चला और वहाँ से लिंग्विस्टिक बना 19वीं सदी के चौथे दशक में, ठीक है। 19वीं सदी के चौथे दशक में लिंग्विस्टिक बना, S नहीं था। ये जो लिंग्विस्टिक बना इसमें S नहीं था, सिर्फ लिंग्विस्टिक था, ठीक है। और लगभग 2 दशक तक इसी रूप में रहा, S नहीं था। और फिर उसके बाद छठे दशक में इसका नाम हो गया लिंग्विस्टिक्स, S भी इसमें जुड़ गया। और तब से अभी तक यही नाम चलता आ रहा है भाषा विज्ञान के लिए जो शब्द है लिंग्विस्टिक्स। लेकिन फ्रेंच में अभी भी यही नाम चलता आ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरह से एक संक्षिप्त विवरण आप भाषा विज्ञान के लिए जो शब्द हैं उसका आपने देखा। और भारत में भाषा विज्ञान के लिए प्राचीन काल में जो कुछ शब्द चलते थे वो शब्द थे निर्वचन शास्त्र, व्याकरण, शब्दानुशासन, शब्द शास्त्र इत्यादि शब्दों का प्रयोग भाषा विज्ञान के लिए किया जाता था। लेकिन आगे चलकर लिंग्विस्टिक्स के लिए भाषा विज्ञान ये जो शब्द था यह प्रचलित हो गया। और जहाँ तक उचित भी है कि भाषा से संबंधित
किसी भी भाषा का एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है, वर्णन विश्लेषण होता है, उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। तो आगे चलकर जो प्राचीन शब्द चलते थे, निर्वचन शास्त्र, शब्द शास्त्र इत्यादि, उनके स्थान पर भारत में भाषा विज्ञान शब्द प्रचलित हो गया और कहीं ना कहीं यह शब्द उचित भी है। आगे बात समझ में? तो ये छोटा सा एक इसके नाम से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी या संक्षिप्त विवरण आप समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? तो सामान्यतया इसका अर्थ होगा, इसको आप तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेंगे, भाषा और विज्ञान। तो इसका अर्थ हुआ कि भाषा के विज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। लेकिन भाषा तो हम सब समझते हैं, उस पर हम काफ़ी बातचीत भी कर चुके हैं कि ध्वनि समूहों की, यादृच्छिक ध्वनि समूहों की एक संरचनात्मक व्यवस्था है भाषा, जिससे हम विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे हम विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भाषा के संबंध में विज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या होता है? विज्ञान का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान या सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो विशिष्ट ज्ञान या सम्यक ज्ञान अर्थ होता है विज्ञान का। तो इस प्रकार भाषा विज्ञान का क्या अर्थ हुआ? भाषा के संबंध में विशिष्ट और सम्यक ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है भाषा विज्ञान? सम्यक ज्ञान क्या है या विशिष्ट ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान जो भाषा से संबंधित है, उसका मतलब है कि भाषा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का बहुत वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना, विश्लेषण करना और विवेचन करना। ठीक है, साथ ही साथ भाषा से जुड़े तमाम सारे प्रश्नों का समाधान करना, तमाम सारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना और इस समाधान में भाषा के उच्चारण, भाषा का प्रयोग और भाषा के उपयोग की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और भाषा के विभिन्न अंगों का सूक्ष्मता से वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा का एक बाहरी पक्ष है जो दिखाई देता है, शब्द, वाक्य या हमारा बोलना, लेकिन आंतरिक पक्ष भी हैं। ठीक है ना, उन आंतरिक पक्षों में भाषा की संरचना कैसे हुई है, कैसे बनी है। अब आपको मैंने रूपिम और स्वनिम बताया था, याद होगा आपको, कि निरर्थक ध्वनियाँ हैं, उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन सार्थक ध्वनियों के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो संरचना में हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान भाषा के बाह्य आंतरिक पक्षों का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन, विवेचन और विश्लेषण करता है। भाषा से संबंधित सम्यक और विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भाषा से जुड़े तमाम सारे प्रश्नों का समाधान हमें मिलता है, तमाम सारी शंकाओं का समाधान हमें मिलता है और किसी भी भाषा की जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था की वैज्ञानिकता का पता हमें भाषा विज्ञान से चलता है। आगे बात समझ में? तो वह विज्ञान जिस विज्ञान के अंतर्गत किसी भी भाषा का सम्यक और विशेष अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना, उसके तमाम सारे बाह्य आंतरिक पक्षों का विश्लेषण किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। आई बात समझ में? अब भाषा विज्ञान की परिभाषा हमने समझ ली सामान्य अर्थों में। अब विद्वानों ने, भाषाविदों ने भाषा विज्ञान की क्या परिभाषा दी है, जरा इसे हम एक बार देख लेते हैं और फिर इस आलोक में एक और समझ हम अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पीडी गुडे का नाम मैं लेना चाहूँगा। पीडी गुडे ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा कि भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है, सही अर्थों में इसका तात्पर्य है भाषा का साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन करना। ये डॉक्टर पीडी गुडे कहते हैं कि भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है और इसका अर्थ होता है साहित्यिक दृष्टि से भाषा का अध्ययन करना। ठीक है, दूसरी परिभाषा डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाषा के विज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी बातचीत कर चुके हैं कि इसमें विज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या है। ठीक है, तीसरी परिभाषा दी आर.एच. रॉबिन्स ने। आर.एच. रॉबिन्स की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं जनरल लिंग्विस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो बार बार आप देख रहे हैं
कि भाषा का विज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है, साइंस ऑफ लैंग्वेज। और ये जो साइंस क्या है इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि भाषा के बाह्य और आंतरिक पक्षों का वर्णन, विश्लेषण, विवेचन, उससे जुड़े हुए तमाम तरह की शंकाओं का समाधान, तमाम तरह की समस्याओं का समाधान, उच्चारण से संबंधित, लेखन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक ढंग से एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना या उस व्यवस्था को अध्ययन करना, जानना, समझना, ये सब भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। इस क्रम में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत और स्पष्ट किया इस बात को। सबने तो स्पष्ट किया ही कि विज्ञान से संबंध क्या है, लेकिन भोलानाथ तिवारी ने और स्पष्टता दी और उन्होंने कहा कि भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। और आगे अब वो वैज्ञानिकता को डिफाइन कर रहे हैं। कहते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन से हमारा तात्पर्य सम्यक रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी रूप एवं विकास आदि के अध्ययन से है। अब एक और बात उन्होंने कही कि भाषा का विकास कैसे होता है, ठीक है, वह कैसे विकसित होती है, कोई बोली कैसे भाषा में बदल जाती है या भाषा कैसे विस्तृत होती है, भाषा का विकास कैसे होता है, इसका भी अध्ययन इसी विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से भोलानाथ तिवारी ने बाहरी और आंतरिक पक्षों के अलावा भाषा के विकास क्रम को भी विज्ञान की श्रेणी में जोड़ा। इस प्रकार आप देखें कि विज्ञान का संबंध, ठीक है, भाषा एवं उसके विभिन्न अंगों से दिखाई देता है। तमाम लोगों की परिभाषाएं अगर आप एक साथ लें और उसका विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि विज्ञान का संबंध भाषा एवं उसके विभिन्न अंगों से है। और इस तथ्य को सभी परिभाषाओं में स्वीकार किया गया है कि भाषा का बाहरी पक्ष, उसका आंतरिक पक्ष, उसकी संरचना इत्यादि जितनी भी बातें होती हैं उन सब का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और इस तरह से भाषा विज्ञान को परिभाषित किया गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ठीक है, हमने तो कह दिया, सबने परिभाषा दे दी। अब सवाल उठता है कि ठीक है, क्या इतना भर से इतनी सारी बातें जो हमने की, क्या इन्हीं कैरेक्टरों के आधार पर क्या हम भाषा को विज्ञान कह सकते हैं? क्या यह भाषा की वैज्ञानिकता है? ठीक है, और सवाल यह है कि क्या इसे विज्ञान कहना उचित होगा? आप सब जानते हैं कि विज्ञान के अपने शाश्वत नियम होते हैं, वह प्रयोगों पर आधारित होता है, वह तर्कों पर आधारित होता है, वह खोज पर आधारित होता है, ठीक है ना, उसमें कोई विकल्प नहीं होता है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। जबकि भाषा में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए कोई तर्क आपके पास नहीं होगा, कोई बहुत ठोस प्रमाण आपके पास नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द मैंने लिखा कर्म, ठीक है, तो कर्म तत्सम शब्द है, इसका काम हो जाता है, तद्भव काम हो जाता है ना। लेकिन एक शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पे गर्म, तो गर्म का गाम क्यों नहीं हो जाता है? नहीं होता है ना, कोई शब्द है गाम नहीं है ना। इसका कोई सार्वभौमिक नियम या शाश्वत नियम विज्ञान की तरह नहीं होता है। तब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि भाई क्या भाषा को विज्ञान कहना उचित होगा? तो इस संबंध में हम दूसरे विज्ञान के जो अनुशासन हैं, गणित हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, उनकी तुलना में अगर हम कहें कि उनकी तुलना में भाषा में वैज्ञानिकता है, जितनी वैज्ञानिकता भौतिकी में है, जितनी वैज्ञानिकता गणित में है, जितनी वैज्ञानिकता केमिस्ट्री या रसायन में है, क्या उतनी वैज्ञानिकता, क्या उतना ही साइंटिफिक अप्रोच लैंग्वेज में भी है? तो जवाब होगा नहीं। आई बात समझ में? उसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक विषयों के भांति फिजिक्स की तरह, गणित की तरह, केमिस्ट्री की तरह भाषा के नियम उतने शाश्वत और सर्वत्र नहीं व्याप्त होते, क्योंकि भाषा की प्रकृति अलग अलग होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, वो प्रादेशिक स्तर पर भिन्न हो जाती है। लेकिन न्यूटन के जो लॉ हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। आई बात समझ में? गणित में 2 जोड़ 2 क्या होता है? 4 होगा ना, ये 3 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा। ये सार्वभौमिक नियम है, ये सर्वत्र लागू होंगे, पूरी दुनिया में ये नियम एक जैसे लागू होंगे। लेकिन भाषा संबंधित जो नियम है वो पूरी दुनिया में एक जैसे लागू नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश और स्थान की भाषा की संरचना अलग अलग है।
उसकी व्यवस्था अलग अलग है और उसी व्यवस्था में, उसी संरचना में नियम लागू होंगे। अब जो व्यवस्था हिंदी की है, हिंदी भाषा के जो नियम है, वो नियम हिंदी भाषा में ही लागू होंगे, वो फ्रेंच में लागू नहीं हो सकते, वो अंग्रेजी में लागू नहीं हो सकते। हिंदी की संरचना अलग है, फ्रेंच की संरचना अलग है, लेकिन न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं 1 2 3 वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। तो इसकी तुलना में जो सार्वभौमिकता और जो शाश्वत नियम विज्ञान के हैं, उसकी तुलना में अगर हम भाषा विज्ञान की बात करें तो जवाब होगा कि नहीं। यानी कि विज्ञान के जो नियम होते हैं, भौतिकी के और गणित के, रसायन के, उसके जो शाश्वत नियम होते हैं और जो सर्वत्र होते हैं, उस तुलना में भाषा विज्ञान के नियम नहीं होते हैं, उस तरह के नियम सार्वकालिक नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी भाषा विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान की बहुत सी विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि विज्ञान किसी भी विषय का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करता है, विश्लेषण करता है, विवेचन करता है और कोई निष्कर्ष देता है। भाषा विज्ञान में भी ये बात देखने को मिलती है, ठीक है। किसी भी विषय का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन, विवेचन और विश्लेषण, चाहे वो किसी भी भाषा के भाषा विज्ञान को आप उठा करके देख लें तो उसकी संरचना पे आपको बातचीत मिलेगी, उसके बाह्य और आंतरिक पक्षों पे भी आपको बातचीत देखने को मिलेगी और वो बहुत स्पष्ट होगा, ठीक है ना, बहुत नियम सम्मत होगा, तर्क सम्मत होगा। तो इस तरह से विज्ञान के बहुत सारे लक्षण या बहुत सारे कैरेक्टर भाषा के संबंध में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक और उदाहरण आप देखें कि कोई मनुष्य जो है वह र का उच्चारण ल करता है, कई लोग र को ल बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाषा विज्ञान यह बताता है कि संभवतः वह र को ल इसलिए बोल रहा है कि उसकी वागेंद्रियों में कोई दोष है। आई बात समझ में? क्योंकि भाषा विज्ञान यह बताएगा कि र का उच्चारण कहाँ से होता है और ल का उच्चारण कहाँ से होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है तो ये भाषा विज्ञान बताएगा कि यह दोष उस व्यक्ति का नहीं है या भाषा का नहीं है, यह दोष दरअसल उसकी वागेंद्रियों का भी दोष है। तो यह भी एक तरह से विज्ञान की श्रेणी में है कि किसी बात को आप स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो स्पष्टता के स्तर पे, संरचना के स्तर पर यह एक तरह का विज्ञान माना जा सकता है। एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था फ्रेंच बाप, ठीक है। फ्रेंच बाप ने कहा कि भाषा विज्ञान के नियम एक निश्चित परिधि के भीतर ही सत्य होते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि एक निश्चित सीमा है, वो सार्वकालिक सार्वदेशिक नहीं होंगे क्योंकि भाषा की प्रकृति अलग है, उसकी संरचना अलग अलग है। तो उन्होंने कहा कि भाषा के नियम शाश्वत होते हैं लेकिन उसकी एक निश्चित परिधि होती है, जबकि जो विज्ञान गणित है या भौतिकी है, जो रसायन है, ये जो विज्ञान के जो नियम हैं ये निश्चित परिधि में नहीं होते, ये सब जगह एक जैसे लागू होते हैं, ठीक है। एक अमेरिकी विद्वान हुए विलियम व्हिटनी ने भाषा विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा और उन्होंने कहा कि भाषाओं में साम्य और वैषम्य का कारण, यानी कि समानता और असमानता का कारण हमें भाषा विज्ञान के माध्यम से ही पता चलता है, ठीक है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषाओं में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं को देखते हुए ही हम उनका वर्गीकरण कर पाते हैं। तो वर्गीकरण कर पाना, क्लासिफिकेशन कर पाना, यह भी एक साइंस का गुणधर्म है। हमने पढ़ा है ना, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। वर्गीकरण है ना, साइंस ने किया ना क्लासिफिकेशन। तो भाषा का भी क्लासिफिकेशन अगर हो पा रहा है तो वो विज्ञान के आधार पर ही हो पा रहा है। तो विलियम व्हिटनी जो अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि भाषा विज्ञान के माध्यम से ही हम भाषा की समानताओं और असमानताओं को देखते हुए हम उनका अगर क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं तो यह भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, यह भी एक साइंटिफिक अप्रोच है, अलग अलग श्रेणियों में रखना, इसलिए इसे भाषा विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब निष्कर्ष के तौर पे हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान में रसायन शास्त्र या भौतिकी या गणित की तरह एक निश्चित विज्ञान नहीं होता है, ठीक है, किंतु समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान जैसे विषयों की अपेक्षा कहीं ना कहीं यह अधिक साइंटिफिक है। अब आप पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं ना राजनीति विज्ञान, तो वहाँ पे भी विज्ञान है। तो वहाँ पे विज्ञान क्यों है? क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, लोकतंत्र से जुड़े हुए
तमाम सारे मुद्दों का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण वहाँ पे होता है, वर्णन वहाँ पे होता है, बहुत एक अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ उसका वर्णन होता है। तो वहाँ पे भी राजनीति विज्ञान शब्द है कि नहीं है, आता है ना शब्द। तो वैसे ही राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र इत्यादि की अपेक्षा यह कहीं अधिक आपको मानविकी के अंतर्गत स्थान पाने का अधिकारी है भाषा विज्ञान। और इसे और स्पष्टता से समझाया डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी बात के साथ मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि भाषा विज्ञान भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी तीनों की सीमाओं को छूता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तीनों क्षेत्रों की सीमाओं को छूता है। उन्होंने कहा कि भाषा विज्ञान भौतिकी यानी कि फिजिक्स, ठीक है, समाज विज्ञान और मानविकी, इन तीनों क्षेत्रों की सीमा को छूता है। और उदाहरण दिया कि जो ध्वनि संप्रेषण है, ठीक है, जो ध्वनि संप्रेषण है, ध्वनि संप्रेषण का संबंध भौतिक विज्ञान से है, ठीक है। जो ध्वनि संप्रेषण है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ध्वनि, साउंड, ठीक है। तो कहा कि जो ध्वनि विज्ञान है उसका संबंध भौतिकी से है, ठीक है। दूसरा कहा कि जो भाषा की सामाजिक उपयोगिता के बारे में हम समझते हैं कि समाज में भाषा की क्या उपयोगिता है, कि भाषा कैसे समाज को जोड़ती है, तो भाषा की जो सामाजिक उपयोगिता है उसका संबंध समाज विज्ञान से है। सोशल साइंस कहते हैं ना, सोशल साइंस शब्द है ना कि सोशल साइंसेस, तो सोशल साइंस में ये आता है कि भाषा की सामाजिक उपयोगिता क्या है। और मानविकी से संबंध, ह्यूमैनिटीज से इसका रिलेशन है कि भाषा के द्वारा ही कोई व्यक्ति अपनी निजी अभिव्यक्ति या सृजनात्मक साहित्य की अभिव्यक्ति कर पाता है। इसलिए यह भौतिकी, समाज विज्ञान और मानविकी, यह तीनों की सीमाओं को भाषा विज्ञान छूता हुआ नजर आता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भाषा विज्ञान न तो दर्शन या मनोविज्ञान के समान अनुभव पर आधारित है, न कि गणित के समान या शुद्ध विज्ञान है। बड़ी अच्छी बात कही कि भाषा विज्ञान न तो दर्शन या मनोविज्ञान के समान अनुभव पर आधारित है। दर्शन में बहुत सारी बातें अनुभव पर आधारित है, ठीक है ना। मनोविज्ञान में भी बहुत सारी बातें वो अनुभव पर ही आधारित है, अनुभव के प्रयोग के आधार पर आधारित है। तो उन्होंने कहा कि भाषा विज्ञान न तो दर्शन या मनोविज्ञान के समान अनुभव पर आधारित शास्त्र है, ना ही गणित के समान शुद्ध विज्ञान। गणित तो शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकृति को किसी गणितज्ञ ने बनाया होगा, दर्शन कहता है। ऐसी बात आती है कि कितनी ये प्रकृति देखो ना, कितनी सिस्टमेटिक है ना, सब कुछ कितना व्यवस्थित है। तो कहा जाता है कि संभव है कि इस प्रकृति को किसी गणितज्ञ ने बनाया होगा या ईश्वर सबसे पहले गणितज्ञ रहा होगा। आई बात समझ में? तो उस गणित का सहारा लेते हुए उन्होंने इस सृष्टि को रचा होगा। तो चूंकि गणित का नियम बड़ा फिक्स होता है, 2 - 2 = 0, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, वो बिल्कुल फिक्स है, उसके नियम बिल्कुल शाश्वत है। तो उन्होंने कहा कि गणित की तरह इसके नियम, गणित की तरह यह शुद्ध विज्ञान भी नहीं है, पर इसकी स्थिति मध्यवर्ती है, यानी कि बीच बीच में कहीं पे है, क्योंकि उसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर भाषा विज्ञान बिल्कुल गणित की तरह है, एकदम बिल्कुल सटीक फिक्स, और कहीं कहीं यह अनुभव पर भी आधारित है, ठीक है ना। इसलिए यह गणित, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान या दर्शन के बीच में कहीं पे खड़ा है, मध्यवर्ती है, क्योंकि उसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसमें नियम भी काम करते हैं और अनुभव भी काम करते हैं। इसलिए भाषा विज्ञान को विज्ञान कहना उचित होगा। आई बात समझ में? भाषा विज्ञान विज्ञान कहना भी उचित होगा, और इस विज्ञान में एक कला का भी संगम आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम भाषा की संरचना, उसके बाह्य आंतरिक पक्षों, ठीक है ना, प्रत्येक भाषा की जो व्यवस्था है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, भाषा की समस्याओं के बारे में हम जानते हैं, भाषा से जुड़े तमाम सारे प्रश्नों का समाधान हमें भाषा विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलता है। हालांकि इसके नियम गणित,
भौतिकी और रसायन की तरह उतने शाश्वत नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा से जुड़े तमाम सारे पक्षों का इतना सूक्ष्मता से वर्णन करना, विश्लेषण करना, भाषा से जुड़े तमाम सारे प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करना, ये सारे चरित्र, ये सारे कैरेक्टर विज्ञान की सीमा में आते हैं। इसलिए हम भाषा विज्ञान को विज्ञान कहना उचित मान सकते हैं या इसे उचित समझा जा सकता है। आगे बात समझ लो, ठीक है, स्पष्ट है, कोई दुविधा तो नहीं है आपको? ठीक है।